आज हम लोग शुरू करेंगे कहानी। गद्य में हिंदी कहानी, इस चीज को समझेंगे। हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ, प्रमुख कथाकार कौन से हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है सिलेबस का हिस्सा और इससे प्रश्न अच्छे खासे आएंगे, मतलब प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी। ठीक है, आज हम लोग यही देखने वाले हैं, हिंदी कहानी का विकास कैसे कैसे हुआ, या फिर किस काल से हम लोग कहते हैं कि हिंदी कहानी विकसित हुई है। ठीक है, जैसे किसी ने एक दिन पूछा था कि मैम द्विवेदी युग देखना है, तो ये जो द्विवेदी युग है ये मुख्यतः यही द्विवेदी युग माना जाता है कि यहाँ से ही हिंदी कहानी का विकास हुआ है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन करें। अब आप बात करते हैं, हम लोग देखने वाले हैं कहानी, हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ। समकालीन कविता भी बचा हुआ। समकालीन कविता प्रियंका बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने आपको लिखवा दिया है कि समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है। समकालीन कविता सिर्फ उस समय क्या हुआ था कि जो कविताएं चल रही थी, नई कविता की जो हमने बात की थी। ठीक है, हम इतिहास वाला पोर्शन बुक से पढ़ रहे हैं, बुक में सब नहीं मिल रहा है। ठीक है, बुक में नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जैसे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सिलेबस का एक एक हिस्सा, एक एक पोर्शन जो हमारा है हमको वो कंप्लीट करके चलना है। अभी गद्य साहित्य वाली जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें सिर्फ हमारा बचा हुआ है नवगीत और गजल, वो एक दिन की क्लास है, वो कंप्लीट हो जाएगी। कहानी हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद का आगे हम लोगों को मानसरोवर भी देखना है। मैंने सोचा कि आज मैं मानसरोवर कराऊंगी, पर उससे पहले मुझे ये लगा कि पहले हम कहानी अगर देख लेंगे तो मानसरोवर को समझना ज्यादा आसान रहेगा, है ना। इसलिए मैं अभी आपको कहानी करा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको मानसरोवर कराऊंगी। उसके अलावा जो प्रमुख नाटक थे उसमें से दो बचे हुए हैं, स्कंदगुप्त देखना है हमें, भारत दुर्दशा देखना है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा जल्दी चलेंगे, बहुत ज्यादा धीरे धीरे चलने से नहीं होगा। ठीक है, आज देखते हैं हम लोग कहानी। हिंदी कहानी का सबसे पहले जानना है कि ये कहानी है क्या, हम कहानी से क्या समझते हैं। कोई भी चीज अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और उस समझाने के क्रम में उस चीज को दो तरीके से बोला जा सकता है। कोई भी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो उसे मैं दो तरीके से बोल सकती हूँ। एक तो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में होकर मैं साधारण वाक्य कहती जाऊं, आप उसे सुन रहे हैं। उस चीज को सुनने में आपको रोचक तो एक लगेगा नहीं, क्योंकि आप कोई भी इंसान अगर निष्क्रिय होकर कोई चीजें कहता है तो रोचकता की कमी हो जाती है। दूसरा, भले ही वो कहानी हो, भले ही उसमें कुछ कथा हो, पर वो पाठक तक उस तरह से नहीं पहुंचेगी, उसका उस तरह का असर नहीं होगा जैसा होना चाहिए। तो कहानी का सबसे साधारण अगर तात्पर्य होता है, अगर हम कहानी का सबसे साधारण अर्थ में कहें कि कहानी का क्या मतलब होता है, तो कहानी का मतलब होता है किसी भी चीज को रोचकता के साथ कहना। कहानी का क्या मतलब होता है? कहानी का मतलब होता है रोचकता। तो ज्यादा स्पेलिंग गलत हो रहा है। किसी भी चीज को रोचकता के साथ कहना। रोचकता मतलब सुनने वाले को बंध जाना चाहिए। ठीक है, सुनने वाला को। आरती निराला का जन्म मैंने करवा दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हमारी वो क्लास देखिए और वहां पर करिए, कोई इशू नहीं है। अलग अलग बुक मैंने आपको बहुत बार मैंने ये चीजें बताई हैं कि हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी त्रुटि ये है ना कि अलग अलग किताबों में बहुत ज्यादा ईस्वी का अंतर देखने के लिए मिलता है, प्रकाशन वर्ष हो या जन्म तिथि हो। तो मैंने आपको जो लिखवाई हो वही मान्य होगा, उसको ही मानिएगा। बात करेंगे कहानी का। कहानी की बात करते हैं तो ये क्या है? रोचकता के साथ किसी भी वस्तु को, किसी भी व्याख्यान को, किसी भी घटना को बताना क्या कहलाता है? कहानी कहलाती है। ठीक है, ये है रोचकता के साथ कहना कहानी। कहानी अगर कहें कि ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहानी हमारे हिंदी भाषा में ये शब्द कहाँ से आया, तो कहानी शब्द आया है अंग्रेजी के स्टोरी। किससे आया है? स्टोरी शब्द का ये हिंदी रूपांतरण है। और इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? प्रेमचंद ने अपने उपन्यास सोजे वतन में किया था, सोजे वतन की भूमिका में किया था। तो लिखिए इसका अर्थ क्या है? अर्थ तो यही है जो हमने लिखा। दूसरा अगर कहेंगे तो अंग्रेजी के
स्टोरी, कौन सा शब्द? स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण। ठीक है, क्या है? हिंदी रूपांतरण। अब लिखिए, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार, किसने माना है ऐसा? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार सबसे पहले प्रेमचंद ने सोजे वतन, सोजे वतन नाम सुना है आपने? सोजे वतन की भूमिका, सोजे वतन की भूमिका में कहानी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो भारत में बात करेंगे, हिंदी साहित्य में बात करेंगे, तो ये कहानी शब्द कहाँ आया? इसको लाने वाले स्वयं प्रेमचंद जी थे। कब लाए वो? सोजे वतन की भूमिका में इन्होंने इसका प्रयोग किया। कहानी का क्या अर्थ है? कहानी का अर्थ है रोचकता के साथ कहना, यही है अर्थ। ये मैं इसका इतिहास बता रही हूँ ना, ऐसे लिख लीजिए। अर्थ ये है, कंफ्यूजन बाद में ना हो। अर्थ ये है कहानी का क्या? रोचकता के साथ कहना। और इसका इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार सबसे पहले प्रेमचंद ने सोजे वतन की भूमिका में कहानी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हम लोगों को। आगे बात करेंगे, इसी कहानी को अलग अलग जो हमारे आलोचक हैं, अलग अलग जो साहित्यकार हैं, वो अलग अलग नाम भी देते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इसको आख्यायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आख्यायिका कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, देखिए ये वाली जो मैं चीजें बता रही हूँ कि कहानी को और क्या क्या कहते हैं और किसने क्या कहा है, ये प्रश्न आया हुआ है। ये आपका आया था यूपी पीजीटी में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि किसके अनुसार कहानी को गल्प कहते हैं? तो ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, और प्रेमचंद इसको गल्प भी कहते हैं और कहानी भी कहते हैं। कहानी तो उन्होंने खुद ही, मतलब शुरुआत में उन्होंने ही कहानी कहा था, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो नाम दिया गल्प, वो भी उन्होंने स्वीकार किया है। ठीक है, आगे लिखिए, शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल के अनुसार कहानी को क्या कहा गया? आख्यायिका। क्या कहा गया? आख्यायिका कहा गया। और इसी को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? गल्प कहते हैं। और इसी को प्रेमचंद जी कहानी कहते हैं, और गल्प भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, गल्प भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बात करेंगे कि अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इस सृष्टि की, और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना ही क्या है? कहानी है। जैनेन्द्र कहते हैं कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती। परिभाषाएं लिखती हैं, फटाफट लिखिए कहानी की परिभाषाएं। देखिए, ये जो सारी चीजें आपको लिखवाई जा रही हैं, जब कभी भी आगे जाकर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, या आप एनवीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो या आप पीजीटी का भी इंटरव्यू देते हैं, तो आप, ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। वहां पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो इतने डेप्थ में रहते हैं कि वहां पर ये पूछा जाता है कि किसके अनुसार, जैसे आपने प्रेमचंद, आपसे पूछा जाएगा कौन से साहित्यकार आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि है, अगर आप प्रेमचंद का नाम लेते हैं। ठीक है, आपने प्रेमचंद का नाम ले लिया, आगे आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि प्रेमचंद को यथार्थवादी उपन्यास का कहा जाता है, आप कितने सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो आप एक उदाहरण दीजिए कि यथार्थवादी उपन्यास उनके किस उपन्यास से आपको लग रहा है कि नहीं उसमें बहुत ज्यादा यथार्थवाद है। इस तरह की चीजें जब डिटेल में आएंगी, और इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं डिटेल्ड वाले, इस तरह से, ताकि उनको पता चल सके कि आपने सिर्फ रट के एग्जाम नहीं दी, आपके पास नॉलेज, तब प्रश्न आएंगे अंदर से, और तब आपको ये सारी चीजें जानना होगा। कहानी की परिभाषाएं, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि अगर आप
किसी भी साहित्यकार का परिचय दे रहे हैं, उनसे जुड़े प्रश्न हैं, तो आप वहां पर ये बता सकते हैं कि इनके अनुसार ये चीजें ऐसी हैं। ठीक है। प्रेमचंद कहानी के बाद लिखें गल्प। गल्प ये वाला जो है गल्प, ठीक है, इन्होंने गल्प भी स्वीकार करते हैं। ठीक है। चलिए परिभाषाएं लिखते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद जी कहानी का, देखिए कभी भी कहानी का नाम आएगा तो प्रेमचंद ही आएगा। और मैं एक आपको जरूरी बात बताती हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम पार कर लिया आपने, आपका इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू में साधारणतः आपसे साहित्य से जुड़े प्रश्न आएंगे, अलंकार से जुड़े प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। अलंकार के उदाहरण, आप ये मत सोचिएगा कि आप हाईएस्ट में जा रहे हैं तो ग्रामर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, अलंकार से बहुत प्रश्न रहते हैं इंटरव्यू के टाइम। रस, रस से प्रश्न रहेगा कि रस से क्या समझ रहे हैं, या फिर किसी भी रस का नाम बोल दिया जाएगा, इसका एक उदाहरण दीजिए, या आपको पंक्तियां सुना दी जाएंगी और पूछा जाएगा इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि इंटरव्यू के लिए भी एक साइड आपको तैयारी करनी रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये हो जाएगा, जितना आप डिटेल में पढ़ रहे हैं वो इंटरव्यू के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी हिंदी से रिलेटेड कोई भी परीक्षा, या आप स्कूल इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, पीजीटी टीजीटी किसके लिए भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वहां पर जो प्रश्न रहेंगे वो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है। कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप किस साहित्यकार को बहुत ज्यादा, या आपको किस में ज्यादा, आपको हिंदी साहित्य की किस विधा में बहुत रुचि है। अगर आपने कह दिया कि हाँ मुझे पद्य में है, तो पूछेंगे किनकी कविताएं बहुत ज्यादा पसंद। अगर आपने किसी साहित्यकार का नाम दिया कि नहीं मुझे नागार्जुन की कविता बहुत पसंद है, तो फिर नागार्जुन से जुड़े हुई कविताओं से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी साहित्यकार का नाम ले, उस साहित्यकार की सारी रचनाओं, उनकी खूबियों खामियों सबका आपका पता आपको होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमेशा अगर इंटरव्यू फेज के लिए जा रहे हैं तो दिमाग में प्रिपेयर करके जाइएगा कि ऐसा कोई एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही कि आपको किस विधा में इंटरेस्ट है कहानी में। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या रहता है ना, एक आसानी मैं बता रही हूँ कि आपको एक आसानी क्या रहेगी, आप हमेशा प्रेमचंद का नाम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, कहानी में बहुत ज्यादा प्रश्न ऐसे नहीं उठेंगे जो आप नहीं बता पाइएगा। अगर आप काव्य की बात कर देते हैं, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे पद्य में बहुत इंटरेस्ट है, कविता जहां पर आ जाएंगी, वो जो भी रहेंगे इंटरव्यूअर, उनके पास ना 3-4 पंक्तियां रेडी रहेंगी, वो पंक्तियां आपको सुनाएंगे, आपको बताना रहेगा। तो वो आपके लिए थोड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है। भले ही आपको सब कुछ समझ में, आपको पंक्तियां याद भी हैं, पर आप उतने अच्छे से उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो उस समय हमेशा याद रखिए कि आप प्रेमचंद को बिल्कुल सेफ साइड में, हमेशा प्रेमचंद को दिमाग में रखिए ही रखिए। उनकी कहानियों के नाम आपको याद रहेंगे, यथार्थवाद क्या है याद रहेगा, कहानियों की क्या विशेषता थी आपको याद रहेगी। तो ये आपका इंटरव्यू में एक ऐसा टॉपिक बनेगा कि आप बहुत आसानी से कवर कर पाइएगा। तो ये लेकर चलिए, ये आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कहानी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेमचंद को आपको दिमाग में बसाना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। ठीक है, सही बात है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, उपन्यास क्या होता है। किसी भी व्यक्ति के पूरे संपूर्ण जीवन का वृत्तांत हो सकता है, शुरू से अंत दिखाया जाता है। लेकिन कहानी क्या होता है, घटना प्रधान हो सकती है, विषय प्रधान हो सकती है, या पात्र प्रधान हो सकती है। कहानी में संपूर्ण जीवन नहीं दिखाया जाता है, कहानी में जीवन का एक अंश दिखाया जाता है। ठीक है। कभी कभी होता है कि पूरे जीवन को भी उसमें बांध कर दिखाया जा सकता है। हम उसे, ऐसा नहीं है कि हम उसे कहानी नहीं कहेंगे, लेकिन मुख्यतः कहानी हम यही लेकर चलते हैं कि किसी भी इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग दिखाया जाता है कहानी। क्लियर? देखते हैं प्रेमचंद क्या कहते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना है, लिखिए, गल्प एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव, किसी एक मनोभाव को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, या मनोभाव को प्रदर्शित करना, मनोभाव को
प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य होता है। लेखक का उद्देश्य होता है। ठीक है, साधारणतः कहानी यही होता है। अगर आप ज्ञानेंद्र की बात करेंगे, परिंदे आप लोगों ने पढ़ी होगी, ज्ञानेंद्र की परिंदे बहुत अच्छी कहानी है। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मनोभावों से जुड़ी हुई मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, अच्छी कहानी है, चर्चित भी हुई थी बहुत। वहां पर आप देखिए कि कहानी की जो मुख्य महिला पात्र है उसके जीवन की एक घटना को लेकर ही वो पूरी कहानी उसी के आसपास गुथी हुई है ना, कि वो किसी सैनिक से प्रेम करती थी, सैनिक का देहांत हो जाता है, देहांत होने के पश्चात वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल का क्या माहौल है, कैसे वहां पर वो रह रही है, किन चीजों से गुजर रही है, उसकी क्या मनोदशा है, इसी के बीच पूरा वो कहानी सिमटा हुआ है। तो आप देख रहे हैं वहां पे सिर्फ एक मनोभाव दिखाया गया था, प्रेम का मनोभाव, प्रेम के साथ साथ विरह, विरह के साथ साथ समर्पण। तो वहां एक मनोभाव का प्रदर्शन था उस कहानी में, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रेमचंद की, किसी भी कहानी की आप बात करिए, अगर आप गोदान आपने गोदान पढ़ रखी है, रंगभूमि पढ़ रखी है, गबन पढ़ रखी है, तो आप देखते हैं वहां पर भी सीजीटी एग्जाम के बाद पता नहीं, मैंने तो पूरा चेक नहीं किया है उसका, शायद हो, मुझे आइडिया नहीं है, शायद होता है ऐसे, असिस्टेंट प्रोफेसर का तो इंटरव्यू होता ही है, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं तो इंटरव्यू होता है, एनवीएस वगैरह में भी इंटरव्यू होता है, केवीएस में भी इंटरव्यू होता है। झारखंड का मुझे इसके बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं, मैं आपको देख के बताऊंगी कि झारखंड वाले में इंटरव्यू है कि नहीं। ठीक है, लेकिन किसी एक एग्जाम के लिए तो आपको बंद के रहना नहीं है ना, इंटरव्यू के लिए तो प्रिपरेशन करके रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई। चलिए, क्या कहते हैं कि किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। अब लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है किसके अनुसार कहानी क्या है, पीजीटी में नहीं होता। सबा कह रही है पीजीटी में नहीं होता, रीति कह रही है कि है, मैं आपको बता दूंगी, आप लोगों को कल की क्लास में बता दूंगी इंटरव्यू है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कहानी के बारे में। जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना, सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना, सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना, सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा इसकी सृष्टि करना, और उसके द्वारा की सृष्टि करना ही कहानी कहलाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है प्रेमचंद का, ठीक है। सबा, आप लड़का है तो सबा लिखा हुआ है इसीलिए, सॉरी अब सबा लिखा हुआ था तो मुझे लड़की लगी, इसलिए मैंने आपको लड़की बोला। आप ना सबा रिमूव कर दो, अहमद रहने दो, तब मैं पहचान जाऊंगी कि आप लड़के हो। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इसके आगे देखते हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, जैनेन्द्र क्या कहते हैं, जैनेन्द्र कहते हैं कहानी मानव मन की भूख है। कहानी क्या है, कहानी मानव मन की भूख है, कहानी मानव मन की भूख, कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है, जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, कि किसने कहा, ये कहना है जैनेन्द्र का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैनेन्द्र वाला इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद्र वाला भी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए, शुक्ल, शुक्ल भी इंपॉर्टेंट रहेंगे,
ये भी इंपॉर्टेंट है, शुक्ल लिखवा रही हूं। शुक्ल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिंदी साहित्य में अगर सबसे ज्यादा किसी आलोचक से प्रश्न आते हैं तो वो रामचंद्र शुक्ल से हैं। उन्होंने किसको क्या कहा है, कब कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, आख्यायिका या कथा, ये कहते हैं आख्यायिका या कथा, आख्यायिका या कथा वह है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का, कथा वह है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का रोचकता का रोचक विवरण हो, रोचकता के साथ विवरण हो, रोचक विवरण हो तथा रोचक विवरण हो तथा जिसके माध्यम से तथा जिसके माध्यम से किसी घटना का उद्घाटन हो, से किसी चरित्र का उद्घाटन हो, किसी चरित्र का उद्घाटन हो। आप देखते हैं ना, कहानी में हमारे पात्र महत्वपूर्ण होते हैं। उद्घाटन